नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। गीडा में ज्ञान डेयरी का प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गीडा सेक्टर 26 में बने ज्ञान डेयरी में 114 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिसमें लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा गीडा और उसके आसपास के क्षेत्रों को लोगों को होगा। इस प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगभग 5 लाख लीटर दूध की जरूरत यहां पड़ेगी। 1 लाख परिवारों को इससे जुड़ने का मौका मिलेगा। वहीं 300 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 1500 अन्य लोग रोजगार पाएंगे। ज्ञान डेयरी ने अपना अत्याधुनिक प्लांट लगाया है। दूध व इससे बने उत्पाद यहां से मिलेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा। गोरखपुर बस्ती मंडल के करीब 1 लाख पशुपालकों को भी अपना दूध बेचने के लिए नया मार्केट उपलब्ध हो जाएगा। दूध का फैट के हिसाब से पैसा मिलेगा। वहीं 53 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध के लिए पैसा चुकता किया जाएगा। 1 लाख परिवार रोजगार से जुड़ेंगे। पशुओं के पौष्टिक आहार का प्लांट लगेगा और लोग किसान का उत्पाद भी अब खरीदेंगे। एक नया उपहार पूर्वांचल वासियों को ज्ञान डेयरी के इस सिटी मिल्क एंड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में यहां प्राप्त हो रहा है। इसके लिए ज्ञान डेयरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि यहां पे बताया गया कि लगभग 5 लाख लीटर दूध की आवश्यकता इस डेयरी में पड़ेगी। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी थी। सांसद ने खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 पोर्टल लॉन्च किया था। गांव से लेकर शहर तक खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने आए, इसलिए वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, जोन स्तर, विश्वविद्यालय व स्कूल कॉलेज एवं विकास खंड जोन और जनपद स्तर पर प्रतियोगिता कराई जा रही है। जिला स्तर पर 6 से 8 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आज वाराणसी के उदय प्रताप इंटर कॉलेज में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु और महापौर अशोक तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। प्रतियोगिता में 2,77,442 लोगों ने पंजीकरण कराया है। प्रतियोगिता में पुरुष प्रतिभागियों की संख्या 1,64,250 है। 1,13,227 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। नारी शक्ति की संख्या भी पुरुष प्रतिभागियों के लगभग करीब है। 165 ट्रांसजेंडरों ने भी पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया है कि इसमें 27 प्रतियोगिता होनी है। महिलाएं एकल व टीम प्रतियोगिता में अधिकांश खेलों में प्रतिभा दिखाएंगी। जैसा कि काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में अब तक जो रजिस्ट्रेशन है उसको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग इसके प्रति कितने उत्साहित है। लगभग 2.5 लाख के ऊपर अब तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आश्चर्य होगा एक 103 साल के सीनियर सिटीज़न है, वो भी महिला हैं, उनके द्वारा अभी प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। उन्होंने बोला था कि हम इसमें प्रतिभाग भी करेंगे और इतने प्रेरणादायक है कि इस तरह की लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एक अभियान लिया है, सांसद खेलो प्रतियोगिता। उसी के तहत आज काशी के यूपी कॉलेज में यह प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित अधिकारी, जिलाधिकारी, CDO, हमारे मंत्री दयाशंकर जी, अशोक तिवारी जी प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों को उत्साह भर रहे हैं। यहाँ पर 1.5 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 11 साल का नौजवान बच्चा से लेकर के 100 साल के ऊपर की महिला पुरुष भाग ले रहे हैं। जैसा कि वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने के यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मौत के घाट उतारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के 200 वर्ग गज में बने घर को गिराए जाने पर रोक लगाई है। इस हत्याकांड के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को प्रेम यादव के मकान पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक परिवार के सदस्य राम भवन यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तहसीलदार के आदेश के खिलाफ 2 हफ्तों में डीएम के यहां अपील दाखिल करने को कहा था। देवरिया के डीएम को 3 महीनों में अर्जी पर उचित फैसला लेने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने तब तक के लिए घर गिराए जाने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि देवरिया में जमीनी विवाद हुआ था, जिसमें जातीय हिंसा में 3 सितंबर को आधा दर्जन हत्याएं हुई थी। वहीं जिला अस्पताल में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर आजमगढ़ के सांसद के निधि के से हेल्थ एटीएम को इमरजेंसी वार्ड में फार्मासिस्ट कक्ष में स्थापित कराया गया था। इसका शुभारंभ 24 सितंबर को किया गया था, लेकिन कुछ दिन में ही यह शो पीस बनकर रह गया। अब तक तो कक्ष पर ही ताला लटक गया है। आपको बता दें कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा 4,60,000 रुपए की लागत से इस हेल्थ एटीएम को लगवाया गया था, लेकिन इसको ऑपरेट करने की व्यवस्था नहीं हो सकी। शुरू में तो कक्ष को खोलकर रखा गया था, बाद में सवाल खड़े होने पर कक्ष को बंद ही कर दिया गया। लेकिन आपको इसको बता दें कि इसको ऑपरेट करने की व्यवस्था नहीं हो सकी है। यहाँ अपनी जांच की उम्मीद लेकर आए लोगों को निराशा झेलनी पड़ रही है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएमओ ने कहा है कि जल्द ही रोस्टर के अनुसार 3 से 4 कर्मियों को लगवाने को कहा गया है। ये हेल्थ एटीएम का जो उद्घाटन किया है माननीय सांसद जी, ये बंद है ताला। अब क्यों बंद है ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई बताने के लिए एक डॉक्टर साहब से भी बात हुई तो बोले कि जाइए अधिकारी से बात करिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा आम पब्लिक क्या कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये देखिए 5 लाख रुपए 4,60,000 रुपए लगा के जो सांसद जी ने इतना बढ़िया एटीएम दिया है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अब खुलेगा ही नहीं तो आम पब्लिक क्या करेगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या लोग कर रहे हैं। तो अभी क्या मांग है इसमें? अब ये खुलना चाहिए लोगों को, आम जनता के लिए। 2-3 दिन मैंने आया, खुला ही नहीं, समझ में नहीं आया। इजराइल हमास के बीच पिछले 9 दिनों से जारी युद्ध में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौतों के आंकड़ों में दिन पर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि शवों को दफनाने के लिए अब जगह कम पड़ने लगी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गाजा में शवों को दफनाने के लिए नहीं बची जगह। अब आइसक्रीम वैन में भरी जा रही लाशें। इस्राएल और हमास के बीच पिछले 9 दिनों से युद्ध जारी है। इस दौरान गाजा पट्टी में मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मामला इस हद तक पहुंच गया है कि वहां अब शव दफनाने के लिए जगह तक नहीं बची है। गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के शवों को अब आइसक्रीम के वैनों में भरना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के दीर अल बाला शहर में स्थित सुहादा अल अक्सा अस्पताल के डॉक्टर यासर अली ने बताया कि अस्पताल के मुर्दाघर में केवल 10 शवों को रखने की ही जगह बची है। कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है कि लोगों को दफनाया जा सके, इसलिए मजबूरी में हमें शवों को आइसक्रीम के वैनों में रखना पड़ रहा है। डॉक्टर ने बताया कि विडंबना देखिए कि आइसक्रीम के वैन के बाहर मौज मस्ती करते हुए बच्चों की तस्वीर लगी हुई है और उसके अंदर शव पड़े हुए हैं। गाजा पट्टी पर मंडरा रहा है संकट। डॉक्टर अली ने बताया कि हमने अस्पताल के मुर्दाघर, वैकल्पिक मुर्दाघर सब भर गए हैं और तो और 20 से 30 शवों को तो तंबू में भी रखा गया है। बावजूद इसके जगह की कमी है। गाजा पट्टी संकट में है। अगर यह कुछ दिन और चल गया तो शवों को दफनाने वाला भी नहीं बचेगा। सभी कब्रिस्तान भरे हुए हैं, नए कब्रिस्तान की आवश्यकता है। फिलिस्तीनी वरिष्ठ अधिकारी सलामा मारोफा ने बताया कि आपूर्ति के लिए गाजा में सामूहिक कब्रें तैयार की जा रही है।
जिसमें एक साथ 100 शवों को दफनाया जा सके। हालांकि युद्ध के कारण मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को धमकी दी है कि वह उत्तरी गाजा के इलाकों को खाली कर दे, नहीं तो वह पूरे शहर को तबाह कर देंगे। पूरा शहर हो जाएगा बर्बाद। प्रधानमंत्री ने गाजा के लोगों के उत्तरी इलाका खाली करने का समय देते हुए कहा था कि अगर शहर दिए गए समय में खाली नहीं किया गया तो बाद में सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए यह फरमान दिया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर कई नेता नेतन्याहू के फरमान की आलोचना कर रहे हैं। उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश बेहद खतरनाक। गुटरेस विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने एक दिन पहले कहा था कि इजराइल का उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे में क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी बेहद खतरनाक है। यह कतई संभव नहीं है। उन्होंने कहा, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। यह आदेश संयुक्त राष्ट्र के सभी कर्मियों और उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और क्लिनिक समेत संयुक्त राष्ट्र केंद्रों में शरण ली हुई है। गुटरेस ने कहा, घनी आबादी वाले युद्ध क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों को बिना भोजन पानी वाली जगहों पर जाने के लिए कहना खतरनाक है। ऐसे में अब यह समय ही बताएगा कि इजराइल हमास युद्ध थमता है या इस युद्ध में और तबाही होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम। वहीं मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक 45 वर्षीय व्यक्ति को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति मणिपुर के एक विधायक का भतीजा है। मणिपुर में मई के महीने से ही हो रही हिंसा अब तक जारी है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादी जून से म्यांमार में मौजूद एक आतंकी समूह के संपर्क में था। मणिपुर पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जातीय हिंसा में यह संदिग्ध उग्रवादी किस हद तक शामिल था। 45 वर्षीय व्यक्ति का नाम करम सत्राजीत सिंह है। इसे इंफाल पश्चिम के कमांडो यूनिट ने इंफाल के सिंगजा में सुपरमार्केट क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसने इस बात को कबूला है कि वह रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा था जो म्यांमार में रहता है। पूछताछ में उसने आगे बताया कि म्यांमार में बैठे लोगों के इशारे पर वो यहाँ पार्टी के नाम पर फंड जमा करता था, निजी प्रतिष्ठानों से पैसा वसूलता था। वहीं मुंबई गोवा 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना होने की सूचना मिली है। घटना चिपलून में हुई है, जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया है। पुल ढहने का यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया है। वहीं वीडियो में फ्लाईओवर का एक खंभा गिरने से पुल का एक हिस्सा ढहते हुए साफ-साफ वीडियो में देखा जा सकता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। हालांकि हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि यह निर्माणाधीन पुल था जो कि बीच में ही ढह गया। एक तरफ सरकार ने सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त कराने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, लेकिन फिर भी सड़कों का हाल आज भी खस्ता है। सड़कों पर आलम यह है कि अगर आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना होना तय है। ये हाल कहीं और का नहीं बल्कि NH 28 का है। बता दें कि अयोध्या सीमा से जुड़े बस्ती से होकर गोरखपुर जाने वाली NH 28 रोड पर इतने गड्ढे हैं कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकेंगे। जिले में 60 किलोमीटर के अंदर ही टोल प्लाजा है, लेकिन फिर भी सड़क का हाल खस्ता है। सड़क इस कदर टूट चुकी है कि अगर आपकी निगाहें हल्की सी भी चुकी तो वह गड्ढे में जाना आपका तय है। इतना ही नहीं, रोड की हालत बदहाल होने के कारण कई दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आलम इतना खराब है कि अगर आप लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं तो सड़क खराब होने के कारण 4 घंटे का सफर आपको 6 घंटे से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे के बराबर में बनी सर्विस रोड का भी हाल इससे ज्यादा बुरा है। क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के कारण
सड़कें टूट गई हैं, लेकिन इसकी सुध लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। बहुत ज़्यादा खराब है, कोई दुर्घटना हमेशा होता रहता है। हम तो आ रहे थे, हमारी पीठ की दर्द जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अब क्या कहें आपसे इस सरकार को। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं वहाँ से गणेशपुर से। सड़क की स्थिति कैसी लग रही है? बहुत खराब है, गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, इन गड्ढों के चलते लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। बहुत झेलनी पड़ती है। शहर की जो सड़कें बहुत ज्यादा है, ब्लॉक रोड से लेकर रौता तक बहुत ज्यादा खराब है। ऑटो चलाने भी नहीं दिखा, जैसे लगता है कि तुरंत पलट जाएगा, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो पलट ही जाएगा। एक रौता ले जो ब्लॉक रोड जो रौता जाएंगे वो भी खराब है। वहीं लखनऊ में बारिश के बाद बीमारियों का कहर ढाना शुरू हो चुका है। अस्पतालों में सबसे ज्यादा बुखार और डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। रविवार को डेंगू के 36 नए मरीज मिले हैं। इस बीच बुखार और डेंगू के चलते मेडिसिन वार्ड लगातार फुल चल रहा है, साथ ही इमरजेंसी वार्ड भी ओवरलोड हो गए हैं। रविवार को आम दिनों के मुकाबले ज्यादा मरीज आए। आलम ये रहा कि इमरजेंसी में एक बेड पर 2 से 3 मरीज भर्ती रहे। बात अगर लखनऊ सिविल अस्पताल की जाए तो यहाँ कुल 401 बेड हैं, जबकि इमरजेंसी में 30 बेड हैं। मौजूदा समय में यहाँ मरीज की संख्या लगभग 400 के आसपास है, जिसके चलते दूसरे मरीज को बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, सर्जरी वार्ड में भी बुखार के मरीज भर्ती हैं। बहरहाल अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा करने वाले स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या पर स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार काबू पाता है। वहीं लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया है। वर्ष 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली जीत है। वहीं लगातार श्रीलंका की यह तीसरी हार है। श्रीलंका ने पहले खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 210 रनों का लक्ष्य दिया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 35.2 ओवर में ही 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश ने अर्धशतक जड़े हैं। मार्श ने 52 रन बनाए, वहीं इंग्लिश ने 58 रनों की पारी खेली। श्रीलंका के लिए दिलशान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ। आपको बता दें कि इस मैच में श्रीलंका आज तीसरी बार हारा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से श्रीलंका को हराया है। आइए अब देख लेते हैं राज्य के प्रमुख शहरों में मौसम का हाल कल कैसा रहने वाला है। डाल लेते हैं कुछ शहरों पर उच्चतम और न्यूनतम तापमान पर। गुवाहाटी में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बात करें जोरहाट की तो जोरहाट का कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं तेजपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होगा। तेजपुर की बात करें, अब हम बात करेंगे लखीमपुर की तो लखीमपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होगा। अब चर्चा करेंगे डिब्रूगढ़ की तो डिब्रूगढ़ में कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रतिदिन टाइम। धन्यवाद।